अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 7 रोज़ का अल्टीमेटम दे दिया है पंजाब हुकूमत को और कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात का कानून बनाएं, अगर ना बनाया तो पुराने कानून के तहत ही इंतखाबात करवाए जाएंगे। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह भी कह दिया कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद इकबाल साहब। सवाल मेरा इफ्तिखार साहब आपके लिए है और सवाल ये है कि पंजाब हुकूमत क्या बल्दियाती इंतखाबात से भाग रही है? देखिए, बात है कि असल में हम लफ्ज़ों का चुनाव बेहतर नहीं करते। भागने से हम शायद ये तासर दे रहे हैं कि वो कोई भाग रहे हैं, हम उनके पीछे भाग रहे हैं। आपकी इतला की लिहाजा ताज़ा तरीन सूरत ये है कि सिंध हुकूमत ने भी बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे थे उनको मुलतवी कर दिया। तो ये आप लफ्ज़ उनके लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करती कि वो भाग गए? सर, क्योंकि वहाँ पर मामला फ्लड का है। एक सेकंड देखो ना बेटे, जब हम हज़ारों लाखों लोगों के सामने बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हमें लफ्ज़ों को चुनाव बेहतर करना चाहिए। लफ्ज़ों के गलत चुनाव ने हमें तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया। कोई हुक्मरान भी नहीं चाहेगा कि सूबाई इख्तियारात अवाम तक जाए। मेरी 3 ज़ाती दोस्त जो थे चीफ मिनिस्टर, उनसे बात हुई है बहुत डिटेल। उन्होंने मुझसे कहा कि इफ्तिखार, क्या आप हमें पागल समझते हो कि हम सारे अपने इख्तियारात मुकामी हुकूमतों के हवाले कर दें और उस एक नशिस्त में कर दें? तो मैंने कहा कि आपको इशू क्या है? वो कहने कि हमारे पास फिर क्या रह जाएगा? मैंने कहा वही रह जाएगा जो बरतानिया की पार्लियामेंट के अरकान के पास है, इसलिए ये कर रहे हैं। आज तो हैरानगी है कि एक सूबे में से डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, डिस्ट्रिक्ट में से तहसील बन रही है। अभी बैठे बैठे जब आप और मैं बात कर रहे हैं, वो तहसीलों पे तहसीलें बनाने को आसान समझ रहे हैं बजाय इस काम करने को, क्योंकि इस काम में जवाबदेही बढ़ जाती है। जब आप मुकामी हुकूमतों का क़याम कर देते हैं तो लाखों लोग मुंतखब होकर अमूर ममलकत में अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं, वो सवाल करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पैसे हमें दो, हम अपने पैसों को अपनी मर्ज़ी और मकसद के तहत खर्चेंगे। वैसे एक गली बननी है या 6 गलियां बननी हैं, मीटिंग होती है, वो कहते हैं नहीं जी गली नंबर 11 बननी चाहिए। डिबेट होती है गली नंबर 11 क्यों बने, गली नंबर 12 क्यों ना बने। फाइनली वो इस नतीजे पहुँचते हैं कि गली 11 बननी इसलिए ज़रूरी है कि वो डिप्रेशन में जाता है, एंड दे डिसाइड इट। ये ताकत कभी भी MNA और MP देने को उनको तैयार नहीं। और आज तो जो पंजाब की हुकूमत है, इससे बोधी, इससे कमज़ोर, इससे क्या ये डायरेक्शनलेस को उर्दू में क्या कहूँगा, डायरेक्शनलेस, बेसिमत गवर्नमेंट मैंने नहीं देखी। वो एक काम कर रही है, मरी को आज उन्होंने वो बना दिया है, वो क्या डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। तो DPO जो पिंडी का, अब वो उसका बनेगा। एक और को भी बना दिया है, वो चकवाल का जो CCP है वो भी DPO। हाल इज गोइंग ऑन। सो वो बेचारे अपने लफ्ज़ गलत इस्तेमाल किए, भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे। अच्छा, चाहते जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तौर पर जानबूझ के पाकिस्तान के हकीकी मालकान को इक़्तिदार ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा। ठीक है। और ये सिर्फ पंजाब हुकूमत नहीं कर रही, इसमें तमाम के तमाम सूबों के हुक्मरान शामिल हैं, तमाम चीफ मिनिस्टर शामिल हैं, प्राइम मिनिस्टर शामिल है। वो नहीं चाहते ठीक है कि इक़्तिदार मेरे तक आए, PJ मीर तक आए, अपना चौधरी साहब के पास आए, जावेद के पास आए या तुम्हारे पास आए। ठीक है, ये दे डोंट लाइक इट, दैट इज द प्रॉब्लम। पीजे मीर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बल्दियाती इदारों को क्यों इख्तियारात नहीं मिलते? बिकॉज यूसर्पिंग ऑफ पावर, वो इफ्तिखार सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैसा आपसे चला जाता है तो आपके पास कौन आएगा? लोग तो पैसे के लिए है ना यहाँ। तो वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसकी हम बात करते हैं वो तो है ही नहीं है वहाँ। और ये मैंने पहले भी देखा, फॉर एग्जांपल जब ये नाजिम का सिस्टम आया था, पुलिस को चीफ मिनिस्टर्स ने अपने पास रख लिया था इंस्टेड ऑफ गिविंग इट एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। और यही वजह है कि पुलिस की, क्योंकि पुलिस आप उसको कंट्रोल करते हो। तो यही चीज़ आपकी इधर भी है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस आप करेंगे, लोकल गवर्नमेंट बनेगी, वो नीचे काम करेंगे। अब पंजाब की अगर हम पर्टिकुलर बात करते हैं, 10 महीने से आपकी गवर्नमेंट ही कोई नहीं, लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है 10 महीने से। There's nothing there. सुबह किसी की ट्रांसफर पढ़ते हैं, शाम को किसी की ट्रांसफर पढ़ते हैं। I don't know what the hell is going on. Exactly. और यही चीज़ है कि अगर आप इसको डिले करते रहेंगे, ये नहीं कि प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट
ये नुकसान ओवरऑल होगा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वीक हो जाएगा, जो नया आएगा उसको 0.00 से फिर उसको दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा, फिर आप रिवाइव करेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट बड़े ज़बरदस्त है करने वाले, पहले डीसी चलता है, फिर नाजिम आता है, फिर डीसी आता है, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ गलतियाँ, यहाँ गलतियाँ। और ये जो अभी मलकवाल की बात की है, ये पहले भी एक्सपेरिमेंट हो गया है। मंडी बहाउद्दीन को आपने सेपरेट कर दिया, पहले आज तो मरी के बारे में फैसला कर दिया गया है। अंदाजा लगाओ, खुदा का खौफ करो। इस तरह आप नहीं कर सकते। ये क्या वजह है? देखिए खान साहब, ये क्या वजह है कि हम हिंदुस्तान को तो क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही चल रहा है जो पुराना चल रहा है। क्यों? गवर्नेंस है। हमारा क्यों नहीं चल रहा? हम हर चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट क्या, एक बंदे ने, इफ्तिखार साहब, कुछ चीज़ बनाई है, 30 सेकंड्स, वो उसने, दूसरा है मुनीज़ है, उसने जाके अपनी फटी लगा दी है। यहाँ इट्स मी नॉट अस। इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये हमने ठीक करना है। और ये जो आपने फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की बात की है, सिंध की भी अब जब हमें बात बिल्कुल करनी चाहिए कि सिंध के अंदर ये क्यों नहीं है। देखें वहाँ फ्लड्स हैं, फ्लड्स मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फ्लड है वहाँ पे ना कराए ना, बाकी जगह पे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक व्हाई द डिले। सर आपने भारत की भी बात की और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की, लेकिन अगर हम देखें तो ईवीएम भारत और ब्राज़ील में सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शंस में। लेकिन नवीद चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अर्लियर एंड लास्टली बलदियाती इंतखाबात के लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने काम किया था और उसके बाद से लेकर अब तक कुछ भी नहीं हो सका, तो क्या कहेंगे, दानिस्ता तौर पर ये सब किया जा रहा है? देखें, काम तो उन्होंने किया था, लेकिन उसका मकसद क्या था ये भी हमें मद्देनज़र रखना होगा। सिर्फ जनरल मुशर्रफ ने नहीं किया, उसके बाद आपको याद होगा कि बलदियाती इलेक्शन फिर हुए थे जिसमें कर्नल मुबशर लाहौर के मेयर थे। अब उनकी बदकिस्मती कि वो मुस्लिम लीग नून से थे। सुप्रीम कोर्ट ने बलदियाती इदारे जब बहाल किए पूरे पंजाब के, तो उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। हमें मसले की तय पर जाना होगा कि मसला है क्या। पूरी दुनिया में जहाँ भी तरक्याती काम होता है और मजबूत मुआशरे हैं, वहाँ इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल किए गए हैं। ये है यूनिवर्सली नोन फैक्ट। बलदियाती इदारों की अहमियत बेहद ज़्यादा है। हर मसला आपके डोर स्टेप पर हल होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये होता है कि हमारे यहाँ जब फौजी हुकूमतें आती हैं, जनरल अयूब खां आए, उन्होंने BD मेंबर्स का निज़ाम ले आए, वो फिर जनरल ज़ियाउल हक आए, वो कौंसलरों का निज़ाम ले आए, इसके बाद नाज़मों का निज़ाम लेकर आ गए जनरल मुशर्रफ साहब। अब ये क्या था सिस्टम? होता यूँ है कि एक इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि असम्बलियों को कमज़ोर करने के लिए बलदियाती इदारों को ज़रूरत से ज़्यादा इख्तियार दे दिए जाएँ। मतलब जनरल मुशर्रफ का जो निज़ाम था जनरल तनवीर नकवी वाला, उसमें DPO जिसे हम कहते हैं पुलिस चीफ ज़िले की सतह पर, मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ, और DCO यानी कि इंतज़ामिया का सरबराह, ये दोनों ज़िला नाज़िम के अंडर होंगे। तो अरकान असम्बली ने कहा हम क्या करेंगे। बात फिर वही है कि नीयत में एक खोट उनकी भी था। फिर किस तरह से बंदे मुंतखब हुए, मैं एक वाक़या यहाँ सुनाना चाहूँगा, बेशक मेरा टाइम इसी में चला जाए, लेकिन किस तरह से मिस यूज़ होता है और अब पंजाब हुकूमत भी कर रही है। अनवर अजीज़ साहब, दानियाल अजीज़ साहब के वालिद जो हैं वो नारोवाल के सियासतदान, पूरे मुल्क की सतह के सियासतदान थे, बड़े ज़हीन आदमी थे। वो इलेक्शन जीत गए जनरल मुशर्रफ के दौर वाला, और अपने घर बैठ कर जो अरकान थे ज़िला कौंसिल को बुला के मुलाकातें कर रहे थे। ओवरवेलिंग मेजोरिटी थी उनके पास। तो एक साहब आए, गाड़ी से उतरे, आते ही उन्होंने अपना नाम बताया, अस्सलाम वालेकुम का। चौधरी साहब उनको नहीं जानते थे, चौधरी अनवर अजीज़। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम ये है और मैं आपका ज़िला नाज़िम हूँ। किस तरह से ज़िला नाज़िम बनते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि ये जो तफावत है इसको ख़त्म किया जाए और बलदियाती इदारों का इलेक्शन भी होना चाहिए और इख्तियारात की सूरत हाल इस तरह से वाज़ेह हो कि क्लैरिटी आ जाए कि सूबाई असेंबली ने क्या करना है, कौमी असेंबली ने क्या करना है। तरक्याती कामों से बाहर उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही होना चाहिए। सर डोमेन्स डिफाइन कर दी जाए। जी डिफाइन वैसे कर दी जाएंगे जिस तरह इंडिया के आइन में की गई। इंडिया के आइन में 1947 में बना, लेकिन एक स्टे पे जाके 74th एंड 73rd अमेंडमेंट की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए जो सवाल इसने पैदा किया है उसका जवाब दिया और डिटेल जवाब दिया। राइट सर वहाँ पर तो विलेज काउंसिल्स तक बनी हुई हैं। यस ना, वो डिटेल जवाब दिया ना भी, किस तरह पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह खर्च किया जाएगा। सर जावेद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मजबूत बलदियाती निज़ाम सियासतदानों के लिए कोई ख़तरा है? बिल्कुल ख़तरा है। ख़तरा है तो इसलिए इस निज़ाम को चलने नहीं दिया जा रहा। और बदकिस्मती ये है कि इस कौम की भी बदनसीबी है कि जिस जमहूरियत के हम राग सुबह दोपहर शाम अलपाते हैं, उसी जमहूरी सोच की नफ़ी है।
इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, असल जमहूरियत तो लोकल बॉडीज है, असल जमहूरियत तो उधर से स्टार्ट होती है, ग्रास रूट लेवल से। असल पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज भी उधर से होती है। आप उस ग्रास रूट लेवल पे जहां से पॉलिटिकल लीडरशिप इमर्ज होनी है उसको आप ख़त्म कर रहे हो, उसको चलने नहीं दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि आपको पैसे का नशा है और ताकत का नशा है। ना आप ताकत नीचे देना चाहते हैं, ना पैसा देना चाहते हैं, आप डायरेक्टली कौम को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं कि अगर गली महल्ले की सफाई है, साफ पानी की उनको ज़रूरत है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, तो MNA MPA के दरवाजे पे हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ। ये है आपका गुलामाना निज़ाम जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया। आज अगर बलदियाती निज़ाम आपके चल रहे होते तो इंटरनेशनल रिपोर्ट छपी है, मेरी नहीं है, कि आप जो सैलाब की वजह से जिन इलाकों में सिंध के अंदर तबाही हुई है, मोस्टली आपका लोकल बॉडी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ना वहाँ रूल ऑफ लॉ होती है, ना कोई जो सड़कों का नेटवर्क बना हुआ है जो अलाउ नहीं है, और उसके अलावा जहाँ पानी का बहाव है उधर आपने घर बना दिए हैं, बिल्डिंगें बना दी हैं जिसकी अप्रूवल का भी कोई खाता नहीं है। तो ये बदकिस्मती है हमारी, हमें रोना चाहिए। और ये वो हमाम है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी नंगी हैं और अवाम भी। अवाम इसलिए कि अवाम इनकी तक नहीं आते कि तुम्हारा काम असेंबलियों के अंदर आइन और कानून का काम करना है। आप आइन और कानून को छोड़ के पैसे और ताकत की बात करते हैं और आपके पास काम ही कोई नहीं। ये सियासतदानों की हद तक नहीं है, सिविल ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता, आर्मी ब्यूरोक्रेट भी नहीं चाहता कि ये पावर आवाम के मुंतखब नुमाइंदों तक पहुंचे। 18वीं तरमीम की मुखालफत इसलिए की जा रही है ना, वो इख्तियारात की निजी मुंतकिली के लिए उसकी मुखालफत। मैं इफ्तिखार साहब आपकी बात के साथ इस कंक्लूजन पर आती हूँ कि अति निज़ाम मजबूत होता तो डेंगू जैसी वबा पर भी काबू पाने में आसानी होती। लेकिन एक सेकंड, ये कैसे होता? आपकी जो पिछली गवर्नमेंट है ये नून की थी, अगर आपके जो इलेक्शंस हुए हैं उनको तो आपने कंटिन्यू नहीं करने दिया, यही तो प्रॉब्लम, आपने वहां उसको खत्म कर दिया। राइट। और लोकल बॉडीज को इंतहाई सिस्टम ज़रीफ़ी की बात यह है कि नून लीग ने अपने बंदों को इख्तियारात नहीं दिए, नाज़मीन रोज मुजाहरे कर रहे थे। यकीन करें लोकल बॉडीज में सिर्फ 10 सेकंड क्या मुशर्रफ का निजाम बहुत अच्छा था। यूनियन काउंसिल लेवल पे उसके इख्तियार में 5 लाख रुपए होता था जिससे वो अपने गली मोहल्ले के छोटे छोटे काम करवाता था। यानी कि मजबूत बलदियाती निजाम जमहूरियत की नर्सरी है। इसी के साथ हम एक ब्रेक पर चलते हैं और वापस आएंगे, फिर आपसे बात करेंगे, साथ रहिए। कांग्रेस मिड टर्म इलेक्शन कैंपेन में अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से जो बयान दिया गया जिसमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की गई, अमरीकी वजारत खारजा ने एतमाद का इजहार कर दिया है और जो भी बयान दिया गया अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से एक तरह से वो वापस हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनकी पाकिस्तान हिफाजत कर सकता है। तो पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमरीकी सदर का पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर जो गैर संजीदा बयान सामने आया, अमरीकी दफ्तर खारजा ने उसकी तरदीद कर दिया। क्या ये पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का नतीजा है? मैं समझता हूँ बहुत कामयाब, लेकिन आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो आपने सुना है उनका स्टेटमेंट, वो तो बड़ा वाज़ेह है। तो ये मैं इसको कहता हूँ वर्बल डायरिया, ये हो जाता है सारों को, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है अगर उन्होंने कह दिया। और लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये स्पोक्समैन की तरफ से आनी चाहिए थी वाइट हाउस के। अब वहाँ आपस में उनका भी क्लैश हो गया कि प्रेसिडेंट ने क्या बात कर दी है और स्टेट डिपार्टमेंट क्या बात कर रहा है। सो ये वहाँ भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप किसी स्टेट को इस तरह की बात नहीं करते। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक नहीं है कि आप उसको विली नीली करके जो मर्जी इसके मुतालिक बात कर दो। हम आपके नेटो नॉन नेटो एलाई भी रहे हैं, हमने आपकी बहुत सपोर्ट भी की है, और अगर बाद में आप नाशुक्रे होके, थैंकलेस होके अगर आप हमें कहते हो कि हम मोस्ट डेंजरस हैं, ये बहुत गैर मुनासिब बात है। मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन ऑफिस ने इसको बड़े अच्छे वेन में लिया। प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। हम अपने एसेट्स को जानते हैं कैसे महफूज करना। ये ISPR का भी एक रिबटल आ गया है। सो प्लीज़ आप हमें ना बताएं कि क्या करना है। आप तो पूरी कोशिश करते हैं अपने सैटेलाइट्स और इधर उधर कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स का बताएं। आप 10 दफ़ा पैदा होकर भी आएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि हम कितने आगे हैं आपसे। सो मैं समझता हूँ ऐसे फ्यूचर ब्लंडर्स नहीं करने चाहिए। और ये जो
थर्ड रेट तो नहीं कहूँगा, एक बिल्कुल अंडर सेक्रेटरी Junior एक जाके official जूनियर ऑफिशियल एक जो बात करता है, आई डोंट थिंक ये वहाँ से आनी चाहिए प्रेसिडेंट के स्पोक्समैन से या स्टेट डिपार्टमेंट के किसी सीनियर ऑफिशियल से, क्योंकि वो बात कर रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की। ठीक है इफ्तिखार साहब, तो मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता जी इस मामले में एक बहुत बड़ी डिबेट अमेरिका में चल रही है, और अमेरिका की डिबेट ये है कि प्रेसिडेंट बाइडन इज़ शोइंग साइन ऑफ डेमेंशिया। मतलब ये बहुत खौफनाक बात है, ये उनके अपने मुल्क में ये डिबेट चल गई है कि ये डेमेंशिया का मरीज़ है, और इस किस्म के उहदे पर फायज़ एक शख्स अगर इस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हो रहा है या हो चुका है, या ये डिबेट उसके मुल्क में हो रही है, नॉट टॉकिंग हमारे नहीं हो रही, तो फिर ये सोचना चाहिए। एक बात, अभी हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी बड़ी अहम मीटिंग आज हुई है। दे हैव होल्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोर कमांडर्स मीटिंग की है, और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि ये सवाल ही पैदा था, और मैं इसी प्रोग्राम में ये चीखता रहा हूँ और शोर मचाता रहा हूँ कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके, पाकिस्तान के अंदर अनार्की पैदा करके, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर करा के, पाकिस्तान के बारे में ये धमकियाँ दे के कि इसकी गलियों में खून बहेगा, ये वो लोग हैं जो इस किस्म के मरीज़ों को मौका देते हैं वो हमारे बारे में ऐसी बात करें। सर ये वही लोग हैं जो डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पर बिलीव करते हैं। नो डिवाइड रूल क्या जी, उन्होंने जो असल हुक्मरान थे अमेरिका के उनको तो उन्होंने रहने नहीं दिया, वो नुमाइशी तौर पे अब रखे जाते हैं, तकरीबात में उनको उनके वो कपड़े शपड़े पहना के दिखा दिया जाता है, उनको तो ख़त्म कर दिया ना, दे वर बैनिश्ड। यानी इतनी कौम बनती है, मज़हब कौम बनती है, इसने जिस इंसानियत को जिस तरीके से कत्ल किया है अपने इलाके में, आप सोच नहीं सकते, और ये सब क्रिमिनल थे। ये इंग्लैंड से जिनको सज़ा होती थी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वर सेंट, जिससे हमारे लोगों को काला पानी भेजा जाता था। साहब उससे पहले जो जेनोसाइड रेड इंडियन का किया है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जिस तरह हमारा काला पानी भेजा जाता है लोगों को, जो बरतानिया में लोग ऐसे होते थे उनको अमेरिका के इन रियासतों में भेजा था, इन्होंने जेनोसाइड किया है। सर ये कौन है? सर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम गिराया गया, नागासाकी पे की तो शर्म उनको कभी आएगी नहीं ना, और ये मेरे मुल्क के बारे में बात करते हैं। और भाई मेरे मुल्क में उसका दिफा करने के लिए हर आदमी तैयार है। सर ये भारत से तुम तो अपना इलाज कराओ बीमारी का, जो बीमारी तुम्हारे मुल्क में ज़ेर बहस आ रही है, टीवी पे डिस्कस हो रही है, अखबारात में बहस हो रही है, उसका इलाज कराओ, और उस पर चाहिए कि तुम्हारा जो वो पर्सनल फिजिशियन है वो बयान जारी करे कि सही हो या गलत। सर ये तो वो ये जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है। ये जो वहीं उन्हीं के एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि ये रिकवर नहीं किए जब से इनके बेटे की डेथ हुई है। दैट वाज ए वेरी वो अफसोसनाक वाकया था, लेकिन सर he is ruling the biggest nation. सर आई हैव biggest nation. टू मूव ऑन Yeah, टू please, नवीद चौधरी साहब। नवीद साहब आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का इसमें जो किरदार था वो कितना मौसर रहा? बहुत ज़्यादा मौसर रहा। थोड़ी सी वजाहत मैं करता चलूँ पीजे मीर साहब की। वाइट हाउस का तर्जुमान बड़े महदूद पैमाने पर बयान देता है, और सरकारी बयान जो सदर की मसरूफियात के मुतल्लिक हों उसके बारे में ज़ाहिर ख्याल करता है। स्टेट डिपार्टमेंट ऑथोराइज्ड है रियासती पॉलिसी को बयान करने का, सिर्फ स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये जो वजाहत आई है जिसमें निगेट किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडन के बयान को, जिस स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दी है। हमारा जो दफ्तर खारजा का तर्जुमान है पाकिस्तान का, वो जो बयान देगा वो रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी होगी, उसमें हमारी आर्म फोर्सेस भी हैं, हमारी हुकूमत भी है, और बाकी सारे मामलात भी जो है उसमें। नबी साहब वो स्पोक्समैन नहीं है, जिस स्पोक्समैन है वो तर्जुमान है जी, बकायदा तर्जुमान है। और तर्जुमान आप उनके देखें, आप लिस्ट निकाल के देख लें, बेशक यूट्यूब पे देखें, वो जिसकी ड्यूटी लगाते हैं वही आके बयान देता है, बकायदा तर्जुमान है वो। तो फिर मुझे बताएं ये जो प्रेसिडेंट का स्पोक्समैन है, जी प्रेसिडेंट बात करता है पाकिस्तान के मुतालिक। प्रेसिडेंट ने जो बात की वो सरकारी सतह पर इस हवाले से नहीं थी, ज़ाहिर बात तो सरकारी है जो भी करेंगे वो, कि वो गए हैं मिड टर्म इलेक्शन की कैंपेन के लिए, और ये बात अब यहाँ से हो चुकी। मैं उसका तर्जुमा कर देता हूँ कि अब वो भूल जाने के मर्ज में मुब्तला हैं। हमने एक वीडियो भी देखी पिछले दिनों कि वो स्टेज से तकरीर करके ख़त्म हो गई, जब तकरीर रवाना हो गए, मेरा ख्याल है को 5-6 कदम आगे गए हैं, तो वो ऐसे उन्होंने पोज किया, और बल्कि यकीनी तौर पर कि शायद वो कोई चीज़ भूल गए हैं डायस पर, वो रुके, फिर उनको समझ नहीं है क्या करना है। तो ये बात दुरुस्त है, जो अमेरिका में बहस हो रही है वो बिला वजह नहीं हो रही। तो उसकी वजाहत इसलिए भी आ गई कि पाकिस्तान ने प्रॉम्प्ट रिएक्शन दिया,
फौरी तौर पर अमेरिकी सफ़ीर को तलब किया गया, डिमार्च किया गया कि ये क्या बयान है, आपने कैसे दिया। जी। और खुशी की बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी जो रिस्पांस है वो यही था कि ये तो बहुत गलत बात की है जो बाइडेन साहब ने, कोई लिहाज नहीं रवा रखा गया। अमेरिकी सफ़ीर की तलबी कोई छोटा काम नहीं होता, किसी ने ये नहीं कहा जी साइफर आएगा, साइफर जाएगा, फलां करेगा, तलबी की गई, सख्त रिस्पांस उसका आया। उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने ज़रूरी समझा कि पहले ही जो उनकी ब्रीफिंग होगी उसमें इस मामले को क्लियर कर दिया जाए। दफातर खुले आज जी, दफातर वैसे बात यह है कि बाइडेन के जो मेमोरी लॉस और कंफ्यूजन और डिफिकल्टी है वेरी वेरी सीरियस। जी। मैं सिर्फ इतना करता चलता हूँ कि ये चीज़ जो उन्होंने की है जो बाइडेन ने, ये भी उनके लाशोर में तो कहीं थी। क्यों थी? वो ये थी कि अमेरिका को जब भी पाकिस्तान पर दबाव डालना होता है तो वो नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। कुंडलीधा राइस क्या नहीं कहते नहीं अपने दौर के अंदर। लेकिन आखिरी बात मैं ये करूँगा कि एटमी हिसाब से पाकिस्तान तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एटमी असासे एक ऐसी चीज़ है जो शुमाली कोरिया जैसे मुल्क में जिसके सरबराह को गैर जिम्मेदार समझा जाता है, जिसकी फौज को गैर जिम्मेदार समझा जाता है, वहां भी इंतहाई महफूज हैं, कोई नहीं पहुंच सकता उन तक। तो ये तो रियासत की अपनी एक कहना चाहिए। जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्हाई इज इट ऑलवेज पाकिस्तान? इसी रीजन में भारत भी मौजूद है, व्हाई ऑलवेज पाकिस्तान? ये है क्वेश्चन कि व्हाई पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान इज ए मुस्लिम कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान हैज ए 7 लाख ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्मी। सर इसको करेक्ट करें, इसकी सबसे ओनली मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं। यही वो एक वन सिंगल रीजन है जो वेस्ट को एक आंख नहीं भाती। इसलिए ये दौरा उनको उस वक्त पड़ता है जब उन्होंने हमारी कोई आर्म ट्विस्टिंग करनी हो या हमारे से कोई चीज़ मनवानी हो, तो ये एक बेपंद का जैसे नहीं होती कोई चीज़, उस तरह शोशा छोड़ के तो इस तरह का काम करते हैं। 2007-8 इफ्तिकार साहब, आपको याद होगा 7-8 में कहाँ से शुरू हुए थे जब इनका काम निकला कि हम जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे तालिबान आ सकते हैं, मजहबी इंतहा पसंद आ सकते हैं, स्वात तक पहुंच गए, इधर तक पहुंच गए, तो हमें फोर्स लैंडिंग करनी चाहिए। पहले उन्होंने इधर से अपना वतीरा स्टार्ट किया। सर मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, हमें वो भी याद होगा जब भारत ने 4 धमाके किए, उसके बाद पाकिस्तान ने किया। उन्होंने फोर्स लैंडिंग का प्लान किया। फिर क्या जवाब मिला? फिर दूसरा जवाब आया कि भाई जवाब ये दिया गया कि तुम अफगानिस्तान तो कुछ कर नहीं सकते, तो पाकिस्तान में अगर तुमने फोर्स लैंडिंग की तो तुम्हारे साथ वो होगा जो अफगानिस्तान से भी बुरा होगा। फिर दूसरी चीज आई, फिर दूसरी इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को फ्रीज करा, एक सेकंड ना, बात मुकम्मल होने देना जी सर, फ्रीज कर दिया जाए। वो ऑप्शन भी खत्म होगा और इवेंचुअली बराक ओबामा को स्टेटमेंट देनी पड़ी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स सबसे महफूज हैं। ये वही चीज है। इसलिए एक चीज जो आखिर में बात हुई थी, ये असासे पाक फौज के नहीं है, 22 करोड़ अवाम के असासे हैं। किसी ने आंख उठा के इनकी तरफ देखने की कोशिश की ना, ये 22 करोड़ अवाम आपकी आंखें निकाल के ले जाएगी। आप ये जो रोजाना शोशा छोड़ देते हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से ये हो जाएगा, बार्गेन होगी, ये होगा, ये टोपी ड्रामा ना चलना है मुस्तकबिल में ना अभी। उसके मुहाफिज 22 करोड़ लोग हैं, ये कान खोल के सुन। ये बड़ा अच्छा जज्बाती जवाब है। प्रैक्टिकल लाइफ दूसरी होती है। आपने जब भी सवाल किया था, जावेद ने उसको एड्रेस किया, 4 धमाके करके जी सर आपने उस वजीर आजम को हटा दिया जिसने आपको एक्चुअली एग्जीक्यूट करके दिया न्यूक्लियर वेपन्स। ये इतनी बड़ी बात है कि पाकिस्तान कैन नेवर थैंक दैट मैन। उसमें बहुत डिफरेंट गुफ्तगू हो सकती है। आप जो बात कर रहे हैं, आप देखें, बात सुने, बात यहां आती है कि आप इस चीज को स्टडी करें कि यू डोंट गो द अमेरिकन वे, दे विल टेक यू आउट। This is what it is. All right, sir. यानी अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इंतहाई महफूज हाथों में है तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है और अफवाज पाकिस्तान को कंसिडर किया जाता है अमंग्स्ट द बेस्ट फोर्सेस। तो यहाँ पर बात यह है कि बदलते आलमी तकाज़ों के साथ पाकिस्तान के मुफादात को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इसके लिए पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को एक पेज पर बैठ कर इस पर बात करना होगी। इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहजेब कत्ल केस की। अब तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहरुख जतोई समेत तमाम मुल्ज़मान को बरी कर दिया है। जावेद साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ, आप ये बताएं कि इस फैसले से क्या इंसाफ का बोलबाला हुआ है? पता नहीं इंसाफ ही के तकाजे पूरे हुए या नहीं, लेकिन अगर कानूनी और जो हमारे मुल्क में शरीयत का कानून नाफिज है उसके तहत तो ठीक फैसला है।
लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा इख्तलाफ इस बात पे है कि इस फैसले के साथ जब इनको बरी किया गया और जिस तरीके से इस लड़के ने विक्ट्री का निशान बनाया, मुझे उस पर बहैसियत इंसान उस पर शर्मिंदगी है। जबकि शर्मिंदा उसे होना चाहिए, पेशेमान उसको होना चाहिए जिसने किसी की बहन को छेड़ा था और उसी छेड़ने के जुमरे में फिर कत्ल भी हुआ, उसे शर्मिंदगी होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये हमारे मुआशरे का ये बन गया है कि जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, वो अपने ताकत और पैसे के जोर पे जो गरीब की फैमिली है उसको ज़ेरे असर ला के शरीयत के कानून के तहत सुलह कर लेते हैं, माफ़ीनामा हो जाता है, उसको करोड़ों अरबों रुपया दे दिया जाता है, बाहर शिफ्ट कर दिया जाता है और माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है। ये बदकिस्मती है। क्या ये गरीब आदमी के साथ भी ऐसा होता है? कानून में कहीं ना कहीं कोई चीज़ होनी चाहिए, एटलीस्ट ये बात होनी चाहिए कि अगर हमने इस कानून के तहत किसी को रिलीफ देना है, शरीयत देती है रिलीफ तो दे, लेकिन उसमें पेशेमानी होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ना शर्म है, ना हया है, ना परेशानी है उस बंदे को। उसको तो इस तरह की चीज़ों से तकवीयत मिलती है मुआशरे को। हमें इसके बारे में बहसियत माशरा और कानून के जुमरे में इस चीज़ को गौर करना चाहिए। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्रिमिनल केस में रियासत की क्या जिम्मेदारी है? रियासत इसमें फरीक होती है, लेकिन ज़ाहिर है जब फरीकन सुलह कर लें तो फिर क़सास और दियत का एक कानून मौजूद है। लेकिन इस मामले को हमने इस एंगल से नहीं देखना। ये पंजाब के अंदर भी ये बात आम है, सिर्फ कराची के तक क्यों है लोग कि एक घर का कोई नौजवान कत्ल हो जाए या कोई फर्द कत्ल हो जाए तो जो पैरवी करने जाए वो उसे भी मार देते हैं। ये होता आ रहा है। देखना तो ये है अदालत के हाथे में कत्ल कर दिए जाते हैं। जी, अदालत के हाथे में कत्ल कर दिए जाते हैं। अब आप इस केस को थोड़ा सा गौर से देखें कि अगर कातिल ताकतवर ना होता तो क्या होता। शाहजेब के वाला साहब डीएसपी थे पुलिस में, वो भी फौत हो गए गालिबन। अब उनका बेटा कत्ल हो रहा है। अगर कातिल कमज़ोर लोग होते तो कराची में 1 या 2 दिन के बाद एक पुलिस मुकाबला होता और ये तीनों मारे जाते और बताया जाता कि बड़े ख़तरनाक मुजरिम मारे गए हैं, शायद केस भी ना चलता। ये ताकतवर लोग थे, पकड़े गए, और जब पकड़े गए तो इनको छुड़ाने वाले लोग मैदान में आ गए, क्योंकि सिविल सोसाइटी ने और मीडिया ने इतना शोर मचाया कि सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना पड़ गया। अब ज़ाहिर इनको बचाने वाले लोग मैदान में थे और मुख्तलिफ रास्ते ढूंढे जा रहे थे। अब ये कहा जा रहा है जी इंसदादे दहशतगर्दी का केस था कि नहीं था। क्लियर कट केस था और है। जिस वक्त फायरिंग की, क्योंकि वो हार्ड कोर क्रिमिनल उसका जहन बन चुका था, छोटी उम्र में बच्चे का। अब शाहरुख जतोई ने जो फायरिंग की उसके नतीजे में गाड़ी उल्टी, वो इतना पैथेटिक था, आप अंदाजा करें कि उल्टी हुई गाड़ी पर उसने फिर ब्रस्ट मारे गोलियों के। टेररिज्म और क्या होता है? माशरे में खौफ फैलाना। कानून हमने इसलिए नहीं बनाया कि वो इंसाफ को रोक दे, कानून ने इंसाफ देने का रास्ता बनाना है। और मैं समझता हूं कि जो लोग इदारों में बैठे होते हैं, जुडिशरी में बैठे होते हैं, उनको सब पता होता है कि मामला कैसे करना कैसे नहीं करना। तो ये एक बहुत ही खौफनाक मिसाल थी जो कायम की गई, और इसके छूटने से मुआशरे में टेररिज्म, जो इस तरह का समाजी दहशतगर्दी है, उसको हवा मिलेगी। ठीक है, लेकिन सर मैं यही कहूँगी, वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि फ़रीक़ैन के दरमियान राजीनामा हो चुका था, इसको दहशतगर्दी का रंग दिया जा रहा है। पीजे मीर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या इंसाफ का बोलबाला हुआ है इस फैसले से? कानून पूरी दुनिया में चलता है, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। अगर आपने कत्ल किया है तो फिर कत्ल की तो सज़ा है ना। एट द एंड ऑफ द डे, बाद में जो मर्जी अरेंजमेंट्स हो जाए, जो मर्जी हो जाए, कत्ल कत्ल है। तो अगर हमने बाद में जजमेंट्स इस तरह की आनी है तो मेरा तो फिर बड़ा सिंपल है, तो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो जजमेंट है उसको भी टर्न करो, यू टर्न मारो। आपने उनको भी तो मर्डर करके फांसी दी है ना, किस बेसिस पे दी है? तो मैं तो यही कहूँगा कि उन पर भी क्रिमिनल केसेस डाले थे, आपने नवाज शरीफ पे भी क्रिमिनल केसेस डाले थे, आपने मरियम सफदर पे भी। तो फिर बाद में अगर आपने यू टर्न करना है तो मुझे बताएं। मैं तो सिर्फ एक सवाल जवाब मांगूंगा फिर, वेयर इज़, जो आप कह रही हैं, वेयर इज़ द जस्टिस? वेयर इज़ द जस्टिस? कत्ल कत्ल है, दैट इज़ इट। किसी की लाइफ चली गई है। ये एक इंसानी, मैं कहूँगा कि एक पूरी दुनिया के अंदर एक इंसानी एक रवायत आप कह लो, इसको एक ट्रेडिशन कह लो, उसको पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, हमारे मुल्क में दूसरे अरेंजमेंट्स हैं, और ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ये इस पे मैं क्या डिबेट करूं, बट द एंड ऑफ द डे a murder is a murder. And sir, what we always say is justice delayed is justice delayed is very well said. Yes, that's what. इफ्तिखार साहब, देखो 10 साल अगर जेल में रहा है तो उसके पीछे भी सुप्रीम कोर्ट का सुमोटो एक्शन था जिसपे दहशतगर्दी की हमारा वक्त बहुत सर, जब आप मुख्तसर है। नहीं, एक सेकंड, जब आप वो बात करते हैं ना
वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर आप ये नहीं करते। यही तो चीज राइट असल सर, मुझे ऑब्जेक्शन ये इफ्तिखार है। साहब Yeah. की तरफ आना है। इफ्तिखार साहब, ट्रायल कोर्ट कहता है सजाए मौत दी जाए, हाई कोर्ट कहता है कि उम्र कैद कर दी जाए, और फिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहाँ से रिहाई मिल जाती है, बरीयत हो जाती है। जिस मुल्क में 2 कवानीन बैक वक्त चल रहे हों, उसके नतीजे में यही होगा जो आज हुआ है। भुट्टो साहब को भी कह देना। मैंने कह दिया, देखे ना, जब आप एक तरफ इंग्लिश लॉ भी चला रहे हैं और आप इस्लामिक लॉ शरीयत के लॉ साथ भी चला शरीयत भी शरीयत लॉ भी चला रहे हैं, जब दोनों कवानीन चला रहे हैं और लतीफ़ खोसा जैसे लोग जो हैं जो 5-10-20 करोड़ रुपए की फ़ीस लेके उन कवानीन जी के सर। नुकात को पेश करते हैं। मुझे ये बात जो इसने भी पॉइंट आउट की है और उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी वापस दी है, उसने जो निशान बनाया उसको नहीं बनाना चाहिए। Right. वो निशान असल में बात का कमाज है कि ताकतवर लोग Yes, जो ताकत हैं का नशा। वो ताकत के वजह से बनाया है। तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करता, सजदे में गिर जाता कि रब ने उसको एक ज़िंदगी दे दी है, सर। लेकिन वो रब के शुक्रगुजार होने के बजाय उसने फिर इसको अपने ताकत का एक वो समझा कि उसकी एक ताकत थी। सर आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो सर 10-20 करोड़ नहीं लेता। सर हमारे खोसा पास सर, वक्त बहुत बहुत काट लेता मुख्तसर है, लेकिन बात यह है कि अगर गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून होगा तो फिर किस तरह से इंसाफ का बोलबाला होगा। वक्त कम है, इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह ने के बान।